टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आगे हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक है भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। आइए देखते हैं क्या क्या ये घटनाएं हुए हैं। पहला घटना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीपर्स की समाप्ति, है ना। प्रीविपर्स की समाप्ति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे बैंक थे उस बैंकों को राष्ट्रीयकरण एक में मिला दिया गया, ठीक है। इसी तरह कई समस्याएं और थी। तो आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं आई और कृषि अभी भी उपेक्षित रहा, यानी कृषि का जो है विकास ठीक ठाक नहीं हुआ और बहुत कम रहा। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि देखिए क्या है, कृषि कार्य अच्छा हो नहीं रहा है, उनकी आय स्तर में सुधार हो नहीं रही है, तो लोगों में असंतोष तो स्वाभाविक सी बात है कि बनेगा। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजा महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी, ठीक है। भारत सरकार की ओर से जो दिए जा रहे अनुदान था उसे वो समाप्त करना चाहती थी। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जाए। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई, जिससे हरित क्रांति कहा गया। आप हरित क्रांति के नाम सुने होंगे, 1966-67 में चालू हुआ था और ये पंजाब में बेतहाशा टाइप का गेहूं का उत्पादन क्षमता बढ़ा और वहीं से हरित क्रांति का स्टार्ट हो गया। यह आपका जो है हरित क्रांति का टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कांग्रेस का विभाजन। अब अगला घटना क्या घटता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। कांग्रेस का विभाजन आपस में ही, ठीक है। इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गांधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया। उन्हीं के पक्ष के थे, कांग्रेस पक्ष के ही थे, तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाए जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री बीबी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फुट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस तथा के कामराज के नेतृत्व वाले कांग्रेस बन गया, है ना। एक नेता थे के कामराज, उनके नेतृत्व में बन गया। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा
चुनाव तथा 1972 के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भारी जन समर्थन मिला। कामराज कांग्रेस को उस तरह का जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा गांधी कांग्रेस ही क्या है, कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई। इंदिरा गांधी कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित, यानी फिर से ही जो है स्थापित हो गया। ठीक है, अब तीसरी घटना इनके सामने क्या आता है, इनमें भी सफल हो गई इंदिरा गांधी, दोनों में सफल हो गई। एक तो राष्ट्रीयकरण कर दी और दूसरा जो है अपना पार्टी का जो विभाजन हुआ उसमें भी सफल हो चुकी हैं। तीसरा बात है कि बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1947 में। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान बहुसंख्यक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रही है। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा और जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा और पूर्वी पाकिस्तान का एक नया देश बना। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। ठीक है, अभी वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, चौथी घटना है आपातकाल। देखिए, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशांति, यानी देश के अंदर किसी प्रकार का आंतरिक अशांति हो गया है, बहुत आंदोलन होने लगे हैं, कई तरह की जो है आक्रमण होने लगा, तो इस तरह से या विदेशी आक्रमण का खतरा है, तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का आशय यह है कि सरकार जरूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियां भी सीमित कर सकती है। मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है ना। देश में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल केवल एक बार 1975 से 77 तक लगाया गया था। इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद की अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। कुछ समस्याएं दीर्घकालीन बदलाव के कारण थीं, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना। कुछ कारण बाहरी थे, जैसे 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी। 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनावों में सरकार ने लोक लुभावने वायदे किए थे, मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास होता नहीं देख रहा था। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। हालात उस समय और गंभीर हो गया जब पूरे देश के रेलवे मजदूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए, जिससे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा। दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर
दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों पर विचारों के अलावा और कुछ छापने पर प्रतिबंध अर्थात सेंसरशिप लगा दिया गया। ठीक है। सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए। ठीक है। इस तरह से कई जो है अव्यवस्थित रूप से काम किया गया, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश को अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था। इसके विपरीत विरोधी दलों और अधिकांश स्वतंत्र चिंतकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं था और एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। 1977 के चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारना और पहली बार केंद्र और गैर केंद्रीय दलों को बहुमत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। ठीक है। आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट किया और वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जनता दल बनाया, जिनसे 1977 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई गई, जिसकी सरकार जो है मोरारजी देसाई की हुई। ठीक है। लेकिन अंदरूनी मतभेद के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए, जिनमें फिर से कांग्रेस को बहुमत मिल गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री फिर से बन जाती है। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है, आपातकाल लगाए जाने का आम जीवन और विरोधी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। ये अगला स्तर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार। किसका? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण आप तो जानते ही हैं, पहले ही बता दिया गया है कि सत्ता का विभाजन कर दिया गया अर्थात शक्ति का। ठीक है। तो आइए देखते हैं 1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था। ठीक है। अत्यधिक क्या हो रहा था? केंद्रीकरण हो रहा था अर्थात पूरे जो है भारत सरकार के हाथ में था, लेकिन उसे विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपने आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे। कोई भी करेगा, क्योंकि देखिए अगर इसकी विकास नहीं होगी तो अवरोध महसूस तो करेंगे ही। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी। कुछ राज्यों में तो केंद्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढांचे के अंदर चुनौती दी गई, मगर कुछ राज्यों में संविधान और भारत की एकता को ही चुनौती दी गई। इस विषम परिस्थितियों का हल किस तरह निकला हम दो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण है पंजाब का और एक उदाहरण है असम का। देखते हैं। देखिए, पंजाब में आंदोलन हुआ और पंजाब के बहुसंख्यक लोग सिख धर्म को मानते थे। वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा थे जो सिख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिखों को लग रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है ना।
पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे, मगर उन्हें लग रहा था कि राजनीतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगें थी। क्या क्या मांगे थी, अब बिल्कुल आपको याद रखने हैं। 4 मांगे थी और चारों याद रखने हैं। इन लोग का पहला मांग था कि संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिया जाए, पहला मांग। दूसरा था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। तीसरा मांग, सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए। चौथा मांग था पंजाब को भाखड़ा नांगल बांध से अधिक पानी दिया जाए। अब देखिए 4 मांग ये लोग का था। अब देखिए कितने मांग इनका पूरा होता है और कितने मांग नहीं होते हैं पूरा, ठीक है। तो इन मांगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से पहली 2 मांगों को जोरदार ढंग से उठाया गया और साथ ही सिखों के वर्चस्व स्थापित करने और सिख राष्ट्र की बात हुई। अकाली दल ने इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने, प्रदर्शन तथा रेल रोको आंदोलन जैसी गतिविधियां शुरू की। एक सिख धर्मगुरु जरनैल सिंह भिंडरावाले, कौन सिख धर्मगुरु थे, वो जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया और 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाले ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू की तथा स्वर्ण मंदिर के एक बड़े हिस्से को कब्जा में लेकर किलेबंदी कर दी, ठीक है। उसने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की और उसके समर्थन में बहुत सारे युवा जुट गए। पंजाब में आए दिन उदारवादी सिखों और अन्य धर्म के लोगों पर हमले होने लगे। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। कहाँ से मिल रही थी? पाकिस्तान हथियार दे रहा था, इनका सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। शुरू में सरकार का रवैया नरम था, लेकिन जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर की किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाए और स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही पर 500 से अधिक लोग मारे गए। इस कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिखों की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई, क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया, ठीक है। इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिख अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या थी, है ना। तो होता यह है कि इंदिरा गांधी की जो है उनके जो अंगरक्षक थे वही लोग कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। इंदिरा गांधी की हत्या की प्रक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें हजारों लोगों की जान गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। राजीव गांधी ने पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया, जिसे राजीव लोगोवाला समझौता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। इस समझौते के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पंजाब में चुनाव कराए गए, जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बना पाई और इसके बाद धीरे धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया, ठीक है। इस तरह से आपका पंजाब का घटना रहा है। उसके बाद एक घटना और है और उस घटना को भी देख लिया जाए। असम आंदोलन, यानी असम में आंदोलन। भारत में जो है एक राज्य है जो असम। अब असम में 1970 के दशक में
स्वायत्तता की मांग उठ रही थी कि हमारा स्वतंत्रता हो, स्वायत्तता हो, हम खुद यहाँ का नियम कानून अपना देखें, ठीक है, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे देशों के दूसरे प्रदेशों के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे मतलब दो दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। असम के चाय बागानों पर नियंत्रण कलकत्ता की कंपनियों का था, है ना। असम से खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों के शोधक कारखानों में उपयोग किया जाता था, मगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था। असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्ला भाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। असमिया भाषी लोग यह महसूस कर रहे थे कि बांग्ला भाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं और हमारी जो है बात को गड़बड़ समझते हैं। तो बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया और 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आंदोलन में बदल गई। अखिल असम विद्यार्थी संघ एक संगठन बना जिसे आसू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, ध्यान रखना। ए से अखिल और ए से असम और एस से जो है विद्यार्थी यानी स्टूडेंट और यू से यूनियन का नेतृत्व किया और विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुई। सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकी पहलुओं के अलावा इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। असम आंदोलन की मुख्य मांगे यह थी, विदेशी, देखना ध्यान से सुनना, ये मांग पूछा जाता है ना, विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, ठीक है। अगला बात है कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए। तीसरा मांग था असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए किया जाए। ये देखिए 3 मांगे हैं और ध्यान से आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे। एक प्रमुख मांग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। इन मांगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भी बांट दिया क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसके तहत तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 1961 से पहले आकर के बसे हैं उसे नागरिकता दी जाएगी, ये सरकार का समझौता हुआ, ठीक है। 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा, मगर मताधिकार यानी मत देने का अधिकार नहीं। और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद हुए चुनाव में असम गण परिषद जो आसू से ही निकला हुआ था उन्हें भारी विजय प्राप्त हुई, ठीक है, उन्होंने जीत गया, ठीक। अगली बात यह है कि इस प्रकार आगे कई नए राज्य बनने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन हुए। मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजा हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले दिन बात करें क्या? नहीं, इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। पंचायती राज का जो है और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। देखिए क्या होता है, राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।
उनका कहना था कि गरीबों के लिए आवंटित रुपए में से 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है। बाप रे, इतना कम है ना। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्रीकरण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और उसका लाभ उठा पाए, है ना। इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गरीबी और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएंगी। ठीक है, ये बात कहा गया। अगला बात यह है, अगला घटना, राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें। यानी पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। इसी समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी, जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे, है ना। मध्य कृषक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा और इनमें से कई ऐसे जातियां भी थीं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे, मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। अब कोई भी बात है कि अगर जिस क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे तो उसका तो मांग करेंगे ही। वे आरक्षण मांगने लगे और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। जातीय व क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी। ऐसा भी हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगे। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगे और 1989 के आम चुनावों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रही और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी, अर्थात कांग्रेस की। 1990 के बाद से, है ना, 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था की तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया है। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया। ठीक है, तो समाधान किया है, ये आपका रहा इसमें, है ना।
तो हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन इससे पहले कि इसमें क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो है वो आपको दे दिया जाए, है ना। ये पहला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। गठबंधन सरकार किस प्रकार बनाई जाती है ना। या गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये है आपका, हाँ, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार हुआ, और दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आंदोलनों को स्पष्ट कीजिए, असम और पंजाब। ठीक है, बस इसमें मेन टॉपिक यही था जो क्वेश्चन आपका पूछने लायक था। और बाकी आपातकाल एक है, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल से क्या तात्पर्य है, आराम से धीरे धीरे लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपातकाल से क्या तात्पर्य है, क्यों आपातकाल लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप उसको जो है आंसर में लिख करके मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, फिर हम अगले दिन बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।